नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो कर्नाटक का विकास रिवर्स गियर में चला जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार बीजेपी की है तो दूसरी रिवर्स गियर सरकार है। कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्नाटक का विकास रिवर्स गियर में पड़ने वाला है। इसलिए कर्नाटक का चुनाव पीढ़ी परिवर्तन का चुनाव है और हम मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। एक और डबल इंजन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो दूसरी ओर रिवर्स गियर सरकार है। एक कांग्रेस की सरकार बनी ना तो कर्नाटक का विकास रिवर्स गियर में पड़ने वाला है। मेरी बात याद रखना मित्रों, ये जनरेशन चेंज का चुनाव है और हम मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार सरकार बनाएंगे। बनाएंगे ना? जरा जोर से बोलो, बनाएंगे ना? माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक का 4 साल में श्री येदियुरप्पा और श्री बोम्मई के नेतृत्व में बहुत विकास किया है। मोदी जी ने 9 साल से कर्नाटक को केंद्र से ढेर सारे पैसे और योजना भेजने का काम किया है। इसकी बात तो मैं बाद में करूंगा, मगर अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घाटी में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। हमारी सरकार ने एक यहां धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो मुस्लिम रिजर्वेशन फिर से आएगा। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महोदय कि आप 4% मुसलमान रिजर्वेशन वापस लाओगे तो किसका कम करोगे? क्या आप चाहते हैं वो कलिगा और लिंगायत का रिजर्वेशन कम हो? चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि एससी रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन कम हो? अगर 4% कांग्रेस बढ़ाना चाहती है तो किसी का कम करना पड़ेगा। मैं कांग्रेस को इस मंच से पूछना चाहता हूं, आप किसका रिजर्वेशन कम करोगे, ये आप बताइए। वहीं अपने चुनावी संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले नेताओं पर तंज कसा और कहा कि हमारे 1-2 नेता पार्टी छोड़ गए, उनको लगता है कि उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप बीजेपी से आए नेताओं के आधार पर चुनाव लड़ते हो तो यह बताता है कि आपके यहां बैंक करप्सी आ गई है। इतने लंबे शासन में कांग्रेस ने 2 ही लिंगायत सीएम दिए और दोनों का अपमान कराकर बाहर निकाल दिया। और अभी हमारे 1-2 नेता पार्टी छोड़ गए तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा फायदा हो गया। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने तो हमेशा लिंगायत समाज का अपमान ही किया है।
इतने लंबे शासन में 2 ही लिंगायत मुख्यमंत्री दिए, श्री निजलिंगप्पा और वीरेंद्र पाटिल, और दोनों को अपमान कराकर बाहर निकाल दिया है। और आप भारतीय जनता पार्टी से आए हुए नेताओं के आधार पर चुनाव लड़ते हो, यही बताता है कि आपके यहां बैंकरप्सी आ गई है, बैंकरप्सी आ गई है। प्रियंका गांधी भी कर्नाटक में चुनावी दौरे पर है और कांग्रेस के प्रचार को धार देने में जुटी हैं। एक तरफ बीजेपी विपक्ष को लेकर हमलावर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज भी एक के बाद एक पलटवार कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी की कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैली और अब प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि कर्नाटक की सरकार ने जनता को बड़ी बेशर्मी और बेरहमी से लूटा है। भ्रष्टाचार के कारण कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या की, पुलिस भर्तियों में स्कैम हुए, हर तरह का भ्रष्टाचार किया गया। इसके खिलाफ पीएम को चिट्ठी लिखी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने कृष्णराज नगर में रोड शो भी किया, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में और समर्थकों में उत्साह देखा गया। आपको बता दें कि कर्नाटक के चुनाव प्रचार के लिए पहली बार प्रियंका चुनावी दौरे पर है। सरकार का कर्तव्य होता है देश की भलाई, देश को आगे बढ़ाना, विकास करवाना और जितनी भी अलग अलग संस्कृतियां हैं उन्हें कायम रखना। और ईमानदारी एक ऐसा असूल है कि सरकार का कर्तव्य है कि असूल वो अपनाए। स्थिति यह है कि जो सरकार बनी कुछ सालों पहले, वो सबसे पहले ही शुरू से ही आपके भरोसे पे नहीं बनी। पिछले चुनाव में आपने एक और सरकार चुनी थी, आपने कांग्रेस और जेडीयू की सरकार चुनी थी और गलत तरीकों से, पैसों के इस्तेमाल से भाजपा ने उस सरकार को तोड़ के ये सरकार बनाई। तो शुरू से इस सरकार का जो मूल था, ये सरकार जो जिस आधार पर बनी थी वो शुरू से ही गलत था और लालच के आधार पर बनी, तो लालच के ही आधार पर निर्णय लेती रही। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने राज्य में 10 मई को होने वाले चुनाव से पहले हुबली, धारवाड़, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले जगदीश शेट्टार पर जमकर हमला बोला और कहा कि शेट्टार चुनाव हार जाएंगे क्योंकि हुबली में बीजेपी को हमेशा वोट मिला है। इससे पहले पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया के बयान की भी कि सभी लिंगायत मुख्यमंत्री भ्रष्ट होते हैं। बोम्मई ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने लिंगायत समाज का अपमान किया है और जनता उन्हें इस बार चुनाव में फिर से सबक सिखाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दावा किया था कि राज्य में एक बार फिर बीजेपी सत्ता पर आसीन होगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि बोम्मई 51 विधानसभा सीटों पर सड़क मार्ग के जरिए प्रचार करेंगे। इन 51 विधानसभा सीटों में किसी में रोड शो, किसी में जनसभा का आयोजन होगा। तो चलिए चुनाव में बोम्मई क्या वादे कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। प्रदेश में विकास को रफ्तार मिलेगी, ये कहा जा रहा है और आपको बता दें कि नए टाउनशिप मॉडल विलेज पर काम किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि आधुनिक तकनीक पर काम करेगी सरकार। जरूरी सामान की होम डिलीवरी की भी शुरुआत की जाएगी, ये भी एक मुद्दा होगा। शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाया जाएगा, ये बातें कही जा रही हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। नए कर्नाटक और वाइब्रेंट कर्नाटक पर फोकस्ड होगी सरकार। तो ये वादे जो हैं वो इस चुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से किए जा रहे हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई लगातार ये चुनावी वादे कर रहे हैं इस समय जो चुनाव प्रचार चल रहा है। तो आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश में बीजेपी के नेता और
तो कर्नाटक में चुनाव प्रचार चल रहा है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान को लेकर कर्नाटक में चुनाव से ठीक पहले एक नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। ईश्वरप्पा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिवमोगा शहर के 60,000 मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें सभी जाति के लोगों से बात करके यह पता करना चाहिए कि भाजपा की सरकार के दौरान उन्हें क्या-क्या लाभ मिला है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा, जरूर ऐसे कई मुसलमान भी हैं जिन्हें बीजेपी सरकार से व्यक्तिगत तौर पर लाभ हुआ है, जरूरत के समय मदद मिली है और वो हमें वोट देंगे। राष्ट्रवादी मुस्लिम बीजेपी को ही वोट देंगे। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में किसी भी हिंदू को कोई दिक्कत नहीं हुई, वो सुरक्षित रहे हैं, उन पर किसी के हमला करने की हिम्मत नहीं है। चुनाव को लेकर जोर शोर से प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। इसी के साथ राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की जंग भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने की प्रक्रिया 24 अप्रैल को समाप्त हो गई। आपको बता दें कि 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 10 मई को होंगे और परिणाम 13 मई को आएंगे। तो चलिए कुछ चीजें आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताने की कोशिश करते हैं। इस चुनाव से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां हैं, वो आपको देते हैं। देखिए मैदान में कितने उम्मीदवार हैं, तो कुल 2613 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बच गए हैं। जब नाम वापसी की जो प्रक्रिया है वो खत्म हुई है, उसके बाद आपको बता दें कि 517 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। यानी जितने नामांकन आए उनमें से 517 लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। कुल 2613 उम्मीदवारों में से 2427 पुरुष शामिल हैं, यानी पुरुषों की संख्या 2400 से ज्यादा है। 184 महिलाएं और 2 अन्य उम्मीदवार भी इस दौरान चुनावी मैदान में इस बार दिखने वाले हैं। तो ये उम्मीदवारों की सूची है। आपको बता दें कि 224 बीजेपी के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, यानी बीजेपी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है अपने दम पर 224। इसके अलावा कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस के उम्मीदवारों की संख्या 223 है। कांग्रेस के उम्मीदवार टोटल 223 हैं इस बार कर्नाटक में जो चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा जेडीएस की अगर बात कर ली जाए तो जेडीएस के 207 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में आपको नजर आने वाले हैं, उनकी संख्या 207 है। इसके अलावा 209 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी पहली बार ऐसा शायद हो रहा है कि सबसे ज्यादा जगहों पर चुनाव लड़ रही है। 209 कैंडिडेट्स आम आदमी पार्टी ने उतारे। इसके अलावा 133 बसपा के नजर आएंगे, 4 सीपीआई एम के नजर आएंगे, 8 जदयू के उम्मीदवार इस बार कर्नाटक में चुनावी मैदान में आपको नजर आने वाले हैं। 685 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं। ये सभी 685 इनकी संख्या है। इसके अलावा 918 निर्दलीय उम्मीदवार भी इस बार आपको चुनावी मैदान में नजर आएंगे। करीब 1000 की संख्या जो है वो होने वाली है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार चुनाव में मुद्दे जो हैं वो क्या कुछ अहम रहने वाले हैं। तो देखिए मुद्दे क्या क्या अहम होने वाले हैं। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा ये अमूमन हर चुनाव में आपको नजर आता है, वही चीज इस बार भी हो रहा है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो आपको कर्नाटक में दिखने वाला है। विपक्ष ने भ्रष्टाचार को अहम मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस की तरफ से हमेशा इस बार जो हमला किया जा रहा है वो भ्रष्टाचार को लेकर के। इसके अलावा आरक्षण से संबंधित विवाद, जैसा हमने आपको प्रतिक्रिया भी सुनवाई, अमित शाह बोल रहे थे आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, यह भी इस बार चुनावी मुद्दा है। विकास का मुद्दा ये अमूमन हर चुनाव में रहता ही रहता है, तो विकास का मुद्दा एक बार फिर से इस बार इस चुनाव में छाया रहने वाला है। इसको लेकर के वादे आपको नजर आएंगे। इसके अलावा महंगाई का मुद्दा, अमूमन जो मुद्दे होते हैं, हालांकि इस पर कितनी सियासत होती है ये हर कोई जानता है, महंगाई का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। इसके अलावा नंदिनी और अमूल दूध, देखिए ये नंदिनी और अमूल 2 दूध के ब्रांड हैं। नंदिनी कर्नाटक का लोकल ब्रांड है और अमूल जो है वो नेशनल ब्रांड है, और इनको लेकर के सियासत जो है वो वहां पर देखने को मिल रही है। राजनीति में जाति का मुद्दा ये तो अक्सर होता है कि किसी भी राज्य में आप चले जाइए ये मुद्दे होते ही होते हैं। सांप्रदायिकता का मुद्दा पिछले कुछ वक्त से हमने देखा है कि ये भी
चुनाव के वक्त मुद्दा जो है वो आ जाता है और ये मुद्दे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा, ये अमूमन पिछले कुछ वक्त से हमने देखा है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर राजनीति होती रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो बयान विदेश में दिया है, ये बयान भी इस बार के चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान हम देख सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से उठाया जाए, राहुल गांधी को निशाने पर लिया जाए। वंशवाद का मुद्दा राजनीति के लिए अहम रहा है पिछले कुछ वक्त से और बीजेपी लगातार परिवारवाद और वंशवाद के मुद्दे को उठाती रही है। वहीं अडानी का मामला जो है वो इस बार कर्नाटक में देखने को मिल सकता है। अडानी का जिक्र करते कांग्रेस के नेता अक्सर नजर आ जाते हैं और वो स्थिति इस बार भी देखने को मिल सकती है। विधानसभा की मौजूदा स्थिति के बारे में चलिए एक बार आपको बता देते हैं कि मौजूदा स्थिति इस बार की क्या है, इस समय की। देखिए, कर्नाटक विधानसभा में मौजूदा स्थिति यह है कि बीजेपी जो है 119 सीटें, कांग्रेस के पास 75, जबकि जेडीएस के खाते में 28, 2 सीट फिलहाल खाली हैं। तो यह स्थिति है, कुल संख्या है 224 की। सभी 224 सीटों पर 10 मई को वोट डाले जाएंगे। यह फिलहाल मौजूदा स्थिति है कर्नाटक विधानसभा की। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस और खाली हैं, 2 सीटें फिलहाल खाली हैं और कुल सीटें हो जाती हैं कर्नाटक में 224 और इन सभी 224 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो यह देखिए स्थिति वर्तमान की है कर्नाटक में और कर्नाटक में मुद्दे क्या रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण हटाने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई तक सुनवाई टाल दी है। वहीं कर्नाटक सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि 9 मई तक सरकार के नए आदेश के मुताबिक कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने बीते दिनों कर्नाटक में मुसलमानों को मिला 4% आरक्षण खत्म कर उसे लिंगायत और वोक्कालिंगा में 2-2% बांटने का ऐलान किया था और सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। तो अब देखिए ये पूरा मामला क्या है। तो आपको बता दें कि जो 4% आरक्षण का मामला है उस पर सियासत भी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई तक के लिए सुनवाई टाल दी है। तो आपको बता दें कि इसी को लेकर के सियासत भी चरम पर है और कांग्रेस ने इसके बाद हमला बोलना शुरू कर दिया है प्रदेश की सरकार पर और बीजेपी पर। तो चलिए आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो आपको मामले की जानकारी भी दे देते हैं कि यह 4% मुसलमानों के आरक्षण का मामला क्या है। तो आपको बता दें कि कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण मिलता था। मुंबई सरकार ने 4% आरक्षण को खत्म करने का फैसला लिया और इसे खत्म कर दिया गया। आपको बता दें कि इस 4% आरक्षण को लिंगायत और वोक्कालिंगा में बांट दिया गया। 2% लिंगायत को और 2% आरक्षण वोक्कालिंगा को देने का फैसला किया गया। अब सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की गई। 13 अप्रैल को पहली और 25 अप्रैल को दूसरी सुनवाई। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई तक के लिए सुनवाई टाल दी है, यानी 9 मई तक सुनवाई नहीं होगी। 10 मई को वोटिंग है। मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा। तो यह स्थिति रही है जो 4% आरक्षण को कर्नाटक सरकार ने खत्म किया। 4% जो मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा था उसमें 2% वोक्कालिंगा को और 2% लिंगायत को दिया गया।